समझ रहे थे बच्चों। बच्चों दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, एस आई पी एंड एस आई आर, जहाँ कहीं पर भी आता है आपकी हालत ख़राब हो जाती है, या ऐसा होता है कि सर कंफ्यूजन रहता है कि हर बार कुछ अलग ही होता है। क्लियर? तो बेसिक चीज़ समझें, एस आई पी एस आई आर है क्या, कब लगाना है। कुछ बच्चे समझते हैं कि हर एक सवाल में यही लगता है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो मैं आज आपको इसका बताता हूँ कि भाई कब आपको ये बात जो है लागू करनी है और किन केसेस में अपने को पढ़ना होता है। क्लियर? और फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ हमने जो है इसको अप्लाई करके, या जो भी रिजल्ट्स आपने देखे होंगे तो कैसे वहाँ पर डिफरेंट आते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। नाम से समझना, स्टेरिक शब्द का मतलब क्या है भैया? स्टेरिक शब्द का मतलब होता है ग्रुप से, है ना, कि जो भी आपके ग्रुप्स लगे हुए हैं वहाँ पर उसकी वजह से कोई रिपल्शन हो रहा हो। इनहिबिशन का मतलब होता है चीज़ों का कम हो जाना, डिक्रीज हो जाना, रिमूव हो जाना। प्रोटोनेशन का मतलब है प्रोटोन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। तो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, एस आई पी स्टैंड्स फॉर स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। क्लियर? तो अब ये कब लगता है ना, दो केस हम समझेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि कब हम कंसिडर नहीं करना है अपने को। तो जैसे कि ये एनिलीन है, जानते हो ये एनिलीन है। एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोजन लगा हुआ है भैया। तो ये ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो इसको अभी कोई भी मतलब एनिलीन के यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप नहीं अटैच्ड है, अदर देन हाइड्रोजन अगर कोई ग्रुप अटैच्ड होता है तो हम बोलते हैं कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूट है एनिलीन। क्लियर? तो NH2 और ये H यहाँ पर लगे हुए हैं। अच्छा, इसका जब आप प्रोटोनेशन करवाते हो, दैट मीन्स इसकी जब बेसिक स्ट्रेंथ देखने की कोशिश करते हो, तो बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि H प्लस गेन करना। तो जैसे ही ये NH2 H प्लस गेन करता है भैया, यहाँ से आपका क्या बन जाता है, NH3 प्लस। अब ये NH3 प्लस बन गया और यहाँ पर क्या है भाई, हाइड्रोजन है। क्लियर? मैं यहाँ पर जो गोला बना रहा हूँ ना, इसका मतलब है कि पहले भी कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं था, और दूसरी बात अब भी कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है वहाँ पर। मतलब नो डाउट कि NH3 प्लस का साइज बड़ा है, लेकिन यार वो जैसे जैसे मैनेज कर लेते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम नहीं है। अभी कोई स्टेरिक हिंड्रेंस वहाँ पर नहीं है। स्टेरिक हिंड्रेंस कब लगता है? जब चीज़ों का बिहेवियर या एक्सप्लेनेशन डिफरेंट होता है नॉर्मल ट्रेंड से। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जब मान लो कि इस एनिलीन के अंदर ऑर्थो पोजीशन पर कोई जी नाम का ग्रुप आ जाए, और इस जी नाम के ग्रुप की खास बात क्या है कि ये थोड़ा सा बल्कि हो। फॉर एग्जांपल मिथाइल हो जाए, या आयोडीन हो जाए, या इथाइल हो जाए, या टर्शियरी ब्यूटाइल हो जाए। तो अभी तक इसको कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जैसे ही ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा, पहले वाली सिचुएशन में तो भाई हाइड्रोजन छोटू था, तो भाई इतना फर्क पड़ा नहीं, लेकिन अब जी बोलेगा हम आ गए हैं अब। और अब ये NH3 प्लस जब बन जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस लगना शुरू हो जाएगा। जब ये गोले आपस में काटने लगेंगे तो वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस हम बोलेंगे कि लगना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस इज नॉट देयर, स्टेरिक हिंड्रेंस इज नॉट देयर, या नॉट प्रेजेंट। एंड यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस इज प्रेजेंट। आ रही है बात समझ में आपको? तो स्टेरिक हिंड्रेंस प्रेजेंट होने की वजह से जो ईज ऑफ प्रोटोनेशन है, ईज ऑफ प्रोटोनेशन इस केस में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ईज ऑफ प्रोटोनेशन का मतलब है प्रोटोन के एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैट्स वाई ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स की जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल एनिलीन्स। तो अगर आपको बेसिक स्ट्रेंथ जैसे कंपेयर करना हो, मान लो फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक एनिलीन है बच्चों, और एक यहाँ पर क्या है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन फॉर एग्जांपल। बहुत बेसिक से एग्जांपल जो सीखना है आपको पहले, है ना, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना है अभी। तो इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होता है, बेसिक स्ट्रेंथ में क्या आ जाएगा, 1 इज मोर बेसिक देन 2 बिकॉज ऑफ SIP। तो ये सिंपल सी SIP की गणित है भैया। SIP कब लगाना है आपको, क्लियर? कब लगाना है, जब ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप आ जाता है। तो इसके सारे वेरिएशंस मैं आपको बताऊंगा पहले, लेकिन आप ये छोटा सा केस समझ लें कि SIP का मतलब क्या होता है, कि स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। स्टेरिक का मतलब है ड्यू टू ग्रुप्स, इनहिबिशन का मतलब है डिक्रीज हो जाना, प्रोटोनेशन का डिक्रीज हो जाना ड्यू टू ग्रुप्स प्रेजेंट एट दी ऑर्थो पोजीशन। क्लियर? इसी का दूसरा पार्ट है जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चों, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस।
क्या बोला जाता है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो एसआईआर में क्या होता है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड है आपका इस तरह से, क्लियर, एक हाइड्रोजन लगा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अच्छा, बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ से मैंने क्या करना है, प्रोटोन को रिमूव करना है, प्रोटोन को रिमूव करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, बन जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, क्लियर। अब अगर अपन देखें यार, ये बेंजीन जो है ना, इस सी डबल बॉन्ड ओ माइनस को क्या दे रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो बेसिकली प्लसम ऑफ बेंजीन यहाँ पर लग पा रहा है, प्लसम ऑफ बेंजीन इज ऑपरेटिव, बढ़िया से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और दूसरी बात, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं, अगर मान लो किसी कॉन्जुगेट बेस के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे रहते हैं, तो वो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहे होते हैं, कम कर रहे होते हैं। यहाँ पर बेंजीन वो काम कर रहा है, लेकिन वो अगले बेंजोइक एसिड की प्रॉब्लम है, अपने को कोई समस्या नहीं है वहाँ पर, क्लियर। अब दूसरी बात कि जैसे ही मान लो कि यहाँ पर बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पर कोई जी नाम का ग्रुप आ जाए, है ना, तो जी नाम के ग्रुप आने की वजह से होता क्या है कि भैया COH बोलेगा हम तो बहुत बड़े हैं, और जी बोलेगा हम भी बड़े, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होने लगता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होने लगता है। स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से COH जो ग्रुप होता है आपका, वो अपना प्लेन चेंज कर लेता है, तो COH ग्रुप चेंजेस इट्स प्लेन, और प्लेन चेंज करने की वजह से अब वो बेंजीन के प्लेन में नहीं रहता, इस कारण से अब रेजोनेंस वहां पर बेंजीन का नहीं पहुंच पाता, तो बेंजीन एंड COH आर नॉट इन सेम प्लेन। और आप जानते हैं कि रेजोनेंस होने के लिए दोनों को सेम प्लेन में होना पड़ेगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो पाएंगे, तो COH ग्रुप चेंजेस इट्स प्लेन, दैट्स व्हाई रेजोनेंस ऑफ बेंजीन is not possible and plus sum of benzene is not operative। तो अब हुआ क्या है बच्चों, पहले जब तुम्हारा नॉर्मल जो बेंजोइक एसिड था, वहां पर प्लसम ऑफ बेंजीन लग पा रहा था, तो यहाँ पर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कुछ ना कुछ कम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब तुमने क्या किया है, तुमने क्या मतलब जी ग्रुप ने क्या किया है कि बेंजीन के प्लसम को अब हटा दिया है, तो बेंजीन के प्लसम को अब हटा दिया है, तो अब तुम्हारा जो होगा कॉन्जुगेट बेस जो बनेगा, कॉन्जुगेट बेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जैसे कि तुम H प्लस इसका बाहर निकालोगे, माइनस H प्लस तुम अगर करोगे, तो यहाँ पर तुम्हारा जो कॉन्जुगेट बेस है बच्चों, वो क्या होगा, अब रिलेटिवली क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा ना, क्योंकि अब तो बेंजीन प्लसम लगा नहीं रहा है, प्लसम ऑफ बेंजीन इज नॉट ऑपरेटिव, दैट्स वाई बेंजोइक एसिड के कंपैरिजन में ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अगर कभी भी आपको इस तरह की बात बोली जाए कि यार ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है और यहाँ पर एक नॉर्मल बेंजोइक एसिड है, तो आप क्या बोलोगे बच्चों कि एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 1 का ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू 2। दिस इज बिकॉज द प्लसम ऑफ बेंजीन इज नॉट ऑपरेटिव, यानी कि स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, कि रेजोनेंस का इनहिबिशन हो गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप्स। बात आई आपको समझ में, तो ये दो केस आप हमेशा दिमाग में रखेंगे, कभी भी स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस यानी कि SIR और SIP के अंदर अगर आपको कन्फ्यूजन हुआ, तो आप ये दो केस ध्यान में रखेंगे कि SIR में क्या होता है कि रेजोनेंस का इनहिबिशन होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप्स, और SIP में क्या होता है, प्रोटोनेशन का एक्सटेंट कम हो जाता है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अब इन दोनों SIP और SIR को मैं अलग अलग जगह भी लगाऊंगा, मतलब एनिलीन और बेंजोइक एसिड के अलावा भी बहुत सारी जगह लगेंगे, लेकिन पहले आप इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रखिएगा ताकि अपन वहाँ पर भी इसको अप्लाई कर पाएँ, क्लियर। बाद में मैं आपको इसमें बताऊंगा कि कुछ कुछ केसेस में SIR की वजह से कुछ और भी हो जाता है ना, तो वो सारी चीज़ें समझने के लिए भैया ये दो चीज़ें आपको आनी चाहिए, तभी वो समझ पाओगे, अदरवाइज हमेशा कन्फ्यूज रहोगे। बात समझ में आ गई बच्चों? थैंक यू सो मच।